नमस्कार। इंस्पेक्टर चैम्बर के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं इंस्पेक्टर सुबोध। दोस्तों, पुलिस बहुत सारे कार्यों को करती है, जिसमें विधि व्यवस्था का संधारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। विधि व्यवस्था के संधारण के लिए बहुत सारे निरोधात्मक कार्रवाई की जाती है, प्रिवेंटिव एक्शन किए जाते हैं और इस प्रिवेंटिव एक्शन में 107 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्रवाई सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक कड़ी मानी जाती है। अभी हाल ही के दिनों में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा 107 की कार्रवाई पर एक विशेष टिप्पणी की गई थी। इसी टिप्पणी के आलोक में आज हम देखेंगे कि 107 की 107 धारा है क्या और इसकी प्रारंभ कहाँ से होती है। किसी आम जनता के आवेदन पर 107 की कार्रवाई होती है तो उस पर पुलिस को क्या करना चाहिए। जब प्रथम पक्ष पुलिस या फिर सरकार हो और तब 107 की कार्रवाई होती है तो उस समय कार्रवाई करते समय पुलिस को किन-किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि 107 दंड प्रक्रिया संहिता है क्या? तो आइए देखते हैं 107 दंड प्रक्रिया संहिता को। अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे संभाव्यतः परिशांति भंग हो जाएगी या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो जाएगी, तब यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति से इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे, परिशांति कायम रखने के लिए उसे प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए। आज की चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक श्री सोनालाल सिंह जी। जय हिंद सर। इंस्पेक्टर चैम्बर में आपका स्वागत है सर। जय हिंद सुबोध जी। आपके इस भागीरथी प्रयास के लिए आप साधुवाद के पात्र हैं और आपका यह प्रयास सार्थक और सफल बने और पुलिस विभाग के जो भी कर्मी इस फील्ड वर्क में लगे हुए हैं उनको मार्ग प्रशस्त करने का आपका यह उपक्रम सफल हो, यही हमारी दुआ है। और जो आप इससे संदर्भित प्रश्न पूछना चाहते हैं उससे प्रश्न पूछें, यहाँ तक यथासंभव जो हमारी जानकारी है जवाब। अभी सर आपने देखा कि 107 दंड प्रक्रिया संहिता क्या है, उसको हमने अभी दिखाया है, आम लोगों को भी दिखाया है और जो हमारे पुलिस पदाधिकारी देख रहे हैं उनको भी दिखलाया है। तो आज हम जानेंगे, सर से जानना चाहेंगे कि 107 दंड प्रक्रिया संहिता क्या है, 107 दंड प्रक्रिया संहिता के कौन-कौन से आवश्यक तत्व है, इसे कैसे प्रारंभ किया जाता है। अगर प्रथम पक्ष कोई आम जनता हो और उस पर अगर कोई पुलिस पदाधिकारी द्वारा 107 की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है तो किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि प्रथम पक्ष पुलिस या फिर सरकार की तरफ से की जाती हो 107 की कार्रवाई तो उसमें पुलिस द्वारा कौन-कौन से तत्वों पर, किन-किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए, कौन-कौन सी कार्रवाई विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। तो इन्हीं बातों पर आज हम सर से जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं सर से कि 107 दंड प्रक्रिया संहिता आखिर है क्या? 107 दंड प्रक्रिया की संहिता के तहत हम किसी परिशांति भंग करने वाले जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, मिसचिफ मॉन्गर होते हैं, जो समाज विरोधी आदमी होते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रतिभूति देने के लिए हम उस अधिकारिता वाले दंडाधिकारी के पास एक प्रतिवेदन भेजते हैं। अब 2 तरह का कार्रवाई हम लोगों के स्तर से किया जाता है पुलिस पदाधिकारी की ओर से। एक तो है कि जिसमें कोई सूचना दाता कोई पब्लिक होता है, 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई, एक पक्ष के द्वारा या दोनों पक्षों के द्वारा हमें सूचित किया गया कि अमुक आदमी हमारे साथ मारपीट किए हैं, वहां पर हम जांच करते हैं और लगता है कि हाँ फिर भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति होने वाली है। एक पक्ष सबल है या दोनों पक्ष सबल है। अगर एक पक्ष सबल है, एक पक्ष दुर्बल है, एक पक्ष में कोई महिला है, कोई दलित समाज के हैं, कोई आपको अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के सदस्य हैं, दूसरे पक्ष है सो सवर्ण जाति के हैं या दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो हम यहाँ मजिस्ट्रेट को जो एक रिपोर्ट देते हैं पूरे परिप्रेक्ष्य में, उसमें इसका हम कारण लिखते हैं कि हाँ अमुक व्यक्ति सबल है, प्रथम पक्ष दुर्बल है, द्वितीय पक्ष सबल है, केवल द्वितीय पक्ष के विरुद्ध कार्रवाई। दूसरा तत्व यह होता है कि अगर हम समाज विरोधी सभी तत्वों को अगर चाहते हैं कि प्रतिभूति के लिए बाउंड डाउन किया जाए
और हमारे पास पर्याप्त आधार है, या क्या उनका क्रिमिनल हिस्ट्री है, उनके विरुद्ध सीडी पार्ट 2 में इंदराज है, सीडी पार्ट 3 में उनके विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की गई है, गुंडा पंजी में उनका नाम है, तब हम राज बनाम, एक पक्ष में पुलिस पदाधिकारी राज बनाम थानाध्यक्ष सचन सच, और दूसरे पक्ष में जो भी एंटी सोशल एलिमेंट है जिनको बाउंड डाउन कराया जाना यथोचित है परिशांति को बनाए रखने के, तो उनका नाम हम उम्र के साथ दर्ज करते हैं। उसमें यह ख्याल रखा जाना चाहिए कि सीनियर सिटीजन या विकलांग दिव्यांग व्यक्ति, उनका नाम, या महिला, अगर कोई ऐसा हार्ड कोर नहीं है तो उनका नाम उसमें हम बाउंड डाउन के लिए नहीं दें, हम उनके विरुद्ध में प्रतिवेदन समर्पित नहीं करें। तो इसके 107 के जो तत्व हैं, जो पार्ट 1 का है, 107 2 पार्ट में है, प्रथम पार्ट और द्वितीय पार्ट। तो प्रथम पार्ट को अभी हम लोग देख रहे हैं। तो प्रथम पार्ट के जो तत्व हैं 107 के, उस पर हम बारी बारी से सर से चर्चा करना चाहेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखना चाहेंगे सर से कि इसकी शुरुआत जो होती है जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला कहाँ से प्राप्त होती है सर? कार्यपालक दंडाधिकारी को जो इत्तिला का मुख्य स्रोत है वह पुलिस है, और इसके इतर उसका अपना एग्जीक्यूटिव सोर्स है। एग्जीक्यूटिव सोर्स मतलब जो भी प्रशासन के कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, जो जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं, यथा सीओ हो गए, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो गए, कोई पंचायत सचिव हो गए, कोई आपको आंगनवाड़ी सेविका है, जो भी लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, जिनके द्वारा यह सूचना दी जा रही है कि अमुक अमुक व्यक्ति समाज में विद्वेष फैलाने वाले हैं, समाज की परिशांति को भंग करने वाले हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाना चाहिए, उनके विरुद्ध में अगर सूचना मिलती है तो। दूसरा हो गया कि अन्य कोई सोर्स, कोई गुप्त सोर्स हो सकता है, जो कार्यपालक दंडाधिकारी को किसी गुप्त सोर्स से किसी व्यक्ति की एक्टिविटी के बारे में, असामाजिक गतिविधियों के बारे में अगर जानकारी मिलती है, तो दोनों ही परिस्थिति में उसका आधार दर्शाते हुए, क्या आधार है, गुप्त स्रोत से जो जानकारी मिल रही है उसका क्या ऑथेंटिक सोर्स है, जो पुलिस या एग्जीक्यूटिव सोर्स से मिल रहा है उसका क्या ऑथेंटिक सोर्स है। ऑथेंटिक सोर्स का पूरी तरह से अपने आदेश में प्रविष्टि करते हुए, आधार देते हुए उस व्यक्ति को परिशांति बनाए रखने हेतु वह सम्मन जारी करेगा, और सम्मन के बाद वह व्यक्ति उपस्थित होता है, तब उसकी 1 साल या उससे कम अवधि के लिए जितना कार्यपालक दंडाधिकारी चाहे प्रतिभूति लेंगे। इसमें जब आगे बढ़ते हैं तो एक चीज है कि जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना प्राप्त होती है, तो सूचना तो प्राप्त हो गई, अब उसमें है कि संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा। तो हम सर से ये जानना चाहते हैं कि व्यक्ति परिशांति भंग करेगा और लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा, ये दोनों में क्या फर्क है सर? यह तीनों जो आपका आशय है यह भविष्य काल का है, फ्यूचर टेंस में है, करेगा करेगा करेगा, यह पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस में है। अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के बारे में यह धारणा बन रही है सोर्स से, पुलिस सोर्स से, एग्जीक्यूटिव सोर्स से, गुप्त सोर्स से, कि और यह कुछ आधार पर यह धारणा बनते जा रही है कि हाँ यह परिशांति विक्षुब्ध करेगा, ऐसी संभावना है। संभावना का भी कोई कारण है, कारण बिना कारण का कोई संभावना नहीं होता। तो उस संभावना के कारण का पूरी तरह से प्रविष्टि करके आधार देते हुए तब कार्रवाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रारंभ करेगा। यह पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस में। जैसे परिशांति और लोक प्रशांति में कोई फर्क है सर? नहीं, परिशांति और लोक प्रशांति एक ही चीज है। लोक प्रशांति हुआ थोड़ा उसका वाइडर रूट हो गया कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा वाइड पैमाने पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। इस व्यक्ति का ऐसा कोई कुकृत है जिससे समाज के बहुत बड़े भूभाग पर इसका बहुत ज्यादा लोग व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और परिशांति हुआ कि कोई बहुत वाइडर रेंज नहीं है। हाँ, परिशांति भंग हो रही है, एक टोले से 2 टोले में हो रही है या एक पंचायत में हो रही है। अब मानते हैं कि कोई प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर परिशांति भंग करने का कार्रवाई करता है, तब यह आपको हो जाता है लोक प्रशांति। अच्छा, कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा, मतलब कि अनलॉफुल कोई का एक्ट करेगा, नॉलेज में रखते हुए, उस व्यक्ति के नॉलेज में है कि हाँ हम यह जो कार्य कर रहे हैं वह विधि विरुद्ध कार्य है, विधि के प्रतिकूल कार्य हम कर रहे हैं, किसी को हम तंग तबाह करने के दृष्टिकोण से कार्य कर रहे हैं, हमारा जो भी उपक्रम हो रहा है पूरी तरह से कानून के विपरीत है, इसी को हम कहते हैं सदोष कार्य।
जिसमें उसका दोष समाहित है, वह जान रहा है कि हमें इसका दोष हमको भोगना पड़ेगा, उसके बाद भी कर रहा है, इसलिए उसका नाम एंटी सोशल एलिमेंट है, मिसचीफ मंगर है। अंत में वह आपराधिक के कोटि में वह व्यक्ति आ जाता है। अच्छा, इसी में आगे है कि संभाव्यतः परिशांति या लोक शांति विक्षुब्ध हो जाएगी। संभाव्यतः का क्या मतलब हुआ सर? संभाव्यतः को क्या आप किस सेंस में? संभाव्यता का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो इतला मिल रही है, अब देखिए कोई घटना अगर घटित हो जाती है तो जिस तरह की घटना घटित होती है उसके पैनल के अनुरूप आपको प्राथमिकी दर्ज होती है, सनहा दर्ज होगा, प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट जाएगा, कॉग हो रहा है कि या नॉन कॉग हो रहा है, तो उससे पहले ही निवारित कर देना है। तो प्रिवेंटिव एक्शन है कि कोई घटना ही नहीं घटे, इसलिए मतलब घटना नहीं, मतलब इसमें घटना अभी घटी नहीं है, घटने वाली है, घटने वाली है, घटना को रोकना है। नदी का बांध अभी टूटने वाला स्थिति में है, हम बांध को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, और अब बांध टूट गया तो फिर बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आने से पहले का यह उपक्रम है। अच्छा, तब यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार, दो चीज हो गया। एक तो हो गया कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में, मतलब कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट या तो समझे कि हाँ 107 की कार्रवाई की जा सकती है तो कर सकते हैं, अगर उनके इच्छा में राय में अगर कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त तत्व नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं। हाँ, आधार, उपयुक्त आधार होना चाहिए। कार्रवाई के लिए उपयुक्त आधार यह होना चाहिए कि जो सोर्स मिल रहा है उसका पूरा का पूरा वेरिफिकेशन हो जाए, किसी व्यक्ति के बारे में कोई विद्वेषपूर्ण इंफॉर्मेशन नहीं तो प्राप्त हो रहा है, कोई व्यक्ति किसी से विक्षुब्ध होकर के उसको किसी तरह से कानूनी बंधन में डालने के लिए नहीं तो सूचना दे रहा है। इस तरह से जो भी सूचनाएं आ रही हैं, पुलिस के द्वारा सूचनाएं आ रही है, पुलिस तो एक्जीक्यूटिव सोर्स है, हमारा प्रशासनिक तंत्र है, लेकिन अगर किसी पब्लिक के द्वारा सूचना दी जा रही है तो ऐसा नहीं हो कि जानबूझ के फंसाने के नियत से सूचना दी जा रही है और इस पर ही कार्रवाई हो जाए, उसका जेन्युइन वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर दो चीज सर से जानना चाहेंगे। एक है कि जब किसी आम जनता के आवेदन पर, चाहे कोई आम जनता अगर थाना में आवेदन करती है तो उस पर जो 107 की कार्रवाई होती है, उसमें पुलिस को कौन कौन से तथ्य इकट्ठा करके माननीय न्यायालय में भेजना चाहिए ताकि उस पर कार्यवाही का पर्याप्त आधार बन सके? सबसे पहली बात कि जो व्यक्ति है, क्या कोई पिछड़े, अति पिछड़े, महिला, दलित समाज के व्यक्ति इत्यादि को नहीं तो सताने का उपक्रम करने जा रहा है। दूसरा, कोई मजमा को भड़काने का नहीं तो काम करने जा रहा है, कोई धार्मिक उन्माद नहीं तो फैलाने का कार्य कर रहा है, कोई जनमानस में ऐसा कोई भ्रांति नहीं तो फैला रहा है कि जो कल विधि व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन जाए। तो इन सारे तत्वों को हम पहले देख लेना होगा कि वह व्यक्ति क्या क्या करने जा रहा है। अब इतनी सूचना मिलने के बाद उसकी कहीं ना कहीं लिखित प्रविष्टि, रिटन प्रविष्टि होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारा सबसे उपयुक्त है थाना दैनिकी। थाना दैनिकी में उसकी प्रॉपर प्रविष्टि होनी चाहिए और उसका सत्यापन किसी पदाधिकारी के द्वारा करा करके उसका प्रतिवेदन प्राप्त कर लेना चाहिए। थानाध्यक्ष को स्वयं अगर उसके बारे में कोई किसी तरह का अगर गलत इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में प्राप्त होता है तो उसकी प्रविष्टि आपको सीडी पार्ट 3 में हो जाना चाहिए। उस व्यक्ति के विरुद्ध गुंडा पंजी में नाम दर्ज करने हेतु तो प्रतिवेदन यहाँ से चला जाना चाहिए और प्रतिवेदन की स्वीकृति आरक्षी अधीक्षक के स्तर से प्राप्त हो जाना चाहिए। इस तरह से हम जो भी आधार हैं उस आधार का हम एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर लें, लिखित दस्तावेज तैयार कर लें, और लिखित दस्तावेज को अगर अच्छा होगा कि हम उसे अनुलग्नित करके ही प्रतिवेदन भेजें, हम उसकी सच्ची प्रतिलिपि को अनुलग्नित करके हम भेजें, ताकि कल किसी तरह का अगर क्वेश्चन मार्क उठता है तो उस क्वेश्चन मार्क का आंसर वहां पर तत्काल उपलब्ध रहे। अच्छा सर, जब प्रथम पक्ष पुलिस हो या सरकार हो, मतलब सरकार बनाम जब होती है तो उसमें प्रथम पक्ष पुलिस ही होती है सर, चाहे सरकार बिहार सरकार लिखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति पर कार्रवाई करते समय 107 की कार्रवाई करने के लिए हमें पूर्व से कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए, मतलब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना चाहिए ताकि उसके साथ संलग्न कर हम लोग भेज सकें? पहला तो यह देख लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध हम 107 का प्रतिवेदन राज्य बनाम दे रहे हैं, प्रथम पक्ष में राज्य बनाम थानाध्यक्ष स्वयं है और द्वितीय पक्ष में वह मिसचीफ मॉन्गर है, एंटी सोशल एलिमेंट है। तो पहला हमको देख लेना चाहिए कि उसका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है या नहीं। दूसरा, वो उसको कोई निगरानी में रखा गया है या नहीं।
वह कोई दोषियर प्रकृति का व्यक्ति है कि नहीं, दागी प्रवृत्ति का व्यक्ति है कि नहीं। चौथा, हम लोग को देख लेना चाहिए कि उसका गुंडा पंजी में नाम है या नहीं। पांचवा, हमें देख लेना चाहिए कि उसके विरुद्ध किसी तरह का प्रतिकूल प्रविष्टि विधि व्यवस्था विक्षुब्ध रखने के दृष्टिकोण से CD पार्ट 3 में उसकी प्रविष्टि की गई है या नहीं की गई। किसी थाना दैनिकी में उसके विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी अंकित की गई है कि नहीं, यह व्यक्ति उन्माद फैलाने वाला है, विद्वेष फैलाने वाला है, सामाजिक समरसता को यह विखंडित करने वाला मन स्थिति का व्यक्ति है। तो इतने आयामों को हमको पहले वेरीफाई कर लेना होगा, इतना को हमको पहले डॉक्यूमेंटेशन कर लेना होगा, तब हम आपको राज बनाम, द्वितीय पक्ष, मिसचीफ मॉन्गर और एंटी सोशल एलिमेंट का नाम देकर के प्रतिवेदन दे सकते हैं। अगर नॉन FIR हुआ है तो पहले तो उसको भी साथ में संलग्न कर देना उचित होगा। हाँ, अगर पहले से कोई नॉन FIR उसके विरुद्ध प्रतिवेदन गया हुआ है, जैसे मानते हैं कि हम उसके विरुद्ध पहले से कोई 107 की कार्रवाई कर चुके हैं किसी रेस्पेक्टिव में, किसी पब्लिक के द्वारा सूचना प्राप्त होने पर, या उसके विरुद्ध और किसी तरह की सूचना मिली हुई है जिसका इंदराज थाना दैनिकी में हुआ है, और उसके बाद जांच से यह पुष्ट हो जाता है कि वह व्यक्ति वाकई ही सदोष रूप से परिशांति भंग करने का कार्य करने का के लिए उद्धत है, तो हमको यहाँ से प्रतिवेदन देना है और उस सारे डॉक्यूमेंट को हम अनुलग्नित कर देना है। आगे है सर इसके बाद कि वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इस संहिता में इसके पश्चात उपबंधित रीति से, तो इसके पश्चात क्या क्या कार्रवाई होती है 107 के पास उपबंधित रीति से? अब जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, प्रतिवेदन का वेरिफिकेशन कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा अगर करा लिया गया, तो यहाँ से वह एक आदेशिका और सम्मन जारी करते हैं कि आप हमारे न्यायालय में उपस्थित होकर के यह परीक्षा दें कि क्यों नहीं आपको 1 साल या 1 साल से कम अवधि के लिए बाउंड डाउन किया जाए। तो जो उपबंध रीति है, तो पहले सम्मन होता है, सम्मन के बाद वह व्यक्ति वहां पर उपस्थित होता है, वहां पर उपस्थित होने के बाद जो उस पर अभियोग लगाया गया है परिशांति विक्षुब्ध करने के नियत से जो उसके द्वारा उपक्रम किया जा रहा है, उसको उसका सारांश उसको सुनाया जाता है, उससे उसको सफाई उसके लिया जाता है कि आप अपनी सफाई दे, इसमें आपको क्या कहना है। और तदोपरांत अगर उसके सफाई से कार्यपालक दंडाधिकारी संतुष्ट नहीं होते हैं तो यह आदेशिका निर्गत करते हैं, यह आदेश जारी करते हैं तो इतने अवधि के लिए यहाँ पर वह अपना बाउंड डाउन करे, अपना बाउंड दे, यहाँ प्रतिभूति दे। तो मतलब यहाँ व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा समय दिया जाता है। हाँ, यह तो आपका नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि हर व्यक्ति को अपना पक्ष न्यायालय में, किसी एग्जीक्यूटिव कार्यालय में या जो भी सरकारी फोरम है वहां पर रखने की उसकी स्वतंत्रता है। अगर उसका स्पष्टीकरण, उसका सफाई अगर तर्कसंगत है तो फिर उसे रिलीफ मिलता है, अगर तर्कसंगत नहीं है, बनावटी है, तो फिर वह कार्रवाई होता है और कार्रवाई का भुगतान बनता है। अच्छा, इसी का 107 दंड प्रक्रिया संहिता के 2 पार्ट में है सर। तो अभी हम लोगों ने पहला पार्ट देखा, अभी इसका दूसरा पार्ट हम लोग देखना चाहेंगे, तो एक बार दूसरे पार्ट को देख लेते हैं सर। इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकती है जब या तो वह स्थान जहां परिशांति भंग या विक्षोभ की आशंका है उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर है, या ऐसी अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के परे संभाव्यतः परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या यथापूर्वोक्त कोई सदोष कार्य करेगा। तो यहाँ 2 चीज इस धारा में दिखाई दे रहे हैं सर। एक चीज तो है कि जब वह व्यक्ति, या तो वह स्थान जहां पर शांति भंग होना है या विक्षोभ होना है वह स्थानीय अधिकारिता के अंदर है, मतलब जो व्यक्ति परिशांति भंग करेगा वह उस क्षेत्र से बाहर का भी हो सकता है। हाँ, कार्यपालक दंडाधिकारी को यह इंफॉर्मेशन मिला कि अमुक व्यक्ति बाहर का रहने वाला है, परंतु उसके जुडिक्शन में, उसके कार्य क्षेत्र में कोई मिसचीफ मॉन्ग का काम करने जा रहा है, एंटी सोशल एलिमेंट का काम करने जा रहा है, चाहे वह निवासी कहीं का, तो फिर उसको 107 का बाउंड डाउन की प्रक्रिया के लिए न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेश देगा। दूसरा है कि उसके अधिकारिता में कोई व्यक्ति रह रहा है परंतु उसके अधिकारिता में परिशांति भंग नहीं कर रहा है,
किसी दूसरे कार्यपालक दंडाधिकारी के अधिकारिता में, जुडिक्शन में वह परिशांति भंग करने का यहाँ उपक्रम कर रहा है, साजिश रच रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, दुष्प्रेरण कर रहा है, तो वैसे व्यक्ति का जो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, उसको भी वह बाउंड डाउन करने के लिए यहाँ से आदेशिका जारी करेगा कि आप यहाँ पर आकर प्रतिभूति दे, आप ऐसा ऐसा कृत्य करने जा रहे हैं, ऐसा हमको सोर्स से प्राप्त हुआ है और जिसका वेरिफिकेशन में सत्य साबित तत्व आया। दो स्थितियां। इसको जरा सा हमको इस ढंग से समझाया जाए सर, उदाहरण के तौर पे हम उदाहरण दे करके समझना चाहते हैं। जैसे मान लिया कि हम पटना क्षेत्र में रहने वाले हैं और कोई व्यक्ति हाजीपुर में रह रहा है और वह पटना के क्षेत्र में, चाहे वह स्वयं व्यक्तिगत उपस्थित होकर के, चाहे व्हाट्सएप के मोबाइल सोशल मीडिया के माध्यम से पटना के क्षेत्र को आसान कर रहा है, तो क्या वैसे व्यक्ति पर जो हाजीपुर में निवास कर रहा है, पटना में 107 की कार्रवाई हो सकती है? इसका आशय यह है कि कोई व्यक्ति जो किसी अधिकारिता में दंडाधिकारी के निवास कर रहा है, उसके अधिकारिता में निवास कर रहा है, परंतु किसी दूसरे एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अधिकारिता में आपको परिशांति भंग करने के लिए दुष्प्रेरण कर रहा है। जैसे वो हाजीपुर में व्यक्ति रह रहा है और वो आपको पटना में परिशांति भंग करने के लिए कृत्य कर रहा है, तो हाजीपुर जहां जिसके मजिस्ट्रेट का अधिकार था, हाजीपुर के कार्यपालक दंडाधिकारी को अगर यह सूचना प्राप्त होती है तो वह हाजीपुर के कार्यपालक दंडाधिकारी उसको सम्मन निर्गत करेंगे और उससे बाउंड डाउन लेंगे। क्योंकि यह जो अभी इतला प्राप्त हो रही है कि उनके अधिकारिता क्षेत्र में एक व्यक्ति रह करके कहीं बाहर परिशांति भंग करने का उपक्रम कर रहा है, तो पटना के कार्यपालक दंडाधिकारी को तो इसकी सूचना है नहीं। यहाँ तो है कि लोक शांति भारतवर्ष में बनाए रखना, चाहे वो पटना में हो या कश्मीर में हो या कहीं हो सके कि कोई व्यक्ति हाजीपुर में रह रहा है और वह आपको इंदौर सिटी में कोई ऐसा कार्य हो परिशांति भंग करने का, यहाँ पर कुचक्र कर रहा है, यहाँ पर दुष्प्रेरण कर रहा है, और इसकी सूचना आपको हाजीपुर के कार्यपालक दंडाधिकारी को किसी सोर्स से प्राप्त होता है, तो यहाँ के कार्यपालक दंडाधिकारी उसको बाउंड डाउन करेंगे ताकि इस घटना को निवारित किया जा सके। पूरे भारत की संप्रभुता पर आंच नहीं आवे, इस सेक्शन का मूल आत्मा यही है। कोई भी व्यक्ति संप्रभुता को पूर्ण विधि व्यवस्था बिगाड़ करके नहीं कर सकते। नहीं तो जैसे इस सेक्शन में 2 पार्ट हैं सर, तो अगला पार्ट जो है वही चीज, अगला पार्ट जो है वो यही चीज कर रहा है कि ऐसे अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के पड़े संभावता, तो सर ने हाँ हो सकता है। तो सर ने जो अभी कहा कि हाजीपुर के दंडाधिकारी ही कर पाएंगे जो हाजीपुर में निवास करता है, सूचना तो हाजीपुर वाले को प्राप्त हो रही है। नहीं, मेरा ये कहना है कि सूचना हम पटना वाले को प्राप्त हो रही है कि हाजीपुर में जो निवास कर रहा है वो मेरे क्षेत्र में करेगा। हाँ, तब कार्रवाई हम कर सकते हैं कि नहीं? पटना वाले कर सकते हैं कि नहीं? पटना वाले कर सकते हैं कि वह व्यक्ति जो पटना में करने, जिसके जुडिक्शन में होने वाला हो या वह व्यक्ति जिसके जुडिक्शन में रह रहा हो, पटना वाले को सूचना प्राप्त हो गई कि पटना में विधि व्यवस्था विक्षुब्ध करने के लिए एक व्यक्ति आपको उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है लेकिन वो हाजीपुर में निवास कर रहा है, तो हाजीपुर के पते पर उसे सम्मन आएगा। और पटना वाले भी कर सकते हैं हाजीपुर में जो रह रहा है उस पर। और अगर हाजीपुर वाले को भी आया कि नहीं वह व्यक्ति पटना में करने वाला है और आपके थाना में निवास कर रहा है, उनको जिस कार्यपालक दंडाधिकारी को सूचना मिले, चाहे वह व्यक्ति कहीं कुछ भी करने वाला है, उसके क्षेत्र में करने वाला है, उसके क्षेत्र से बाहर करने वाला है, उस प्रतिभूति के लिए वह यहाँ से आदेशिका सम्मन जारी करेगा और प्रतिभूति प्राप्त करेगा। भारतवर्ष में कहीं किसी भी परिप्रेक्ष्य में, भारतवर्ष के किसी परिप्रेक्ष्य में, यह संहिता की धारा 107 है, यह पूरे के पूरे भारतवर्ष में लागू है। जम्मू कश्मीर करके भी तो बात समाप्त हो गई है। अब यह पूरे अखंड भारत में, पूरे संप्रभु भारत में यह सीआरपीसी की जितने भी उपबंध है लागू है। और इस सीआरपीसी का जो आपको दंडादेश है भारत के किसी नागरिक और भारत के किसी भूभाग में भी आपको लागू होने के लिए अपना प्रबल शक्ति रखता है। सर अच्छा सर, माननीय जज साहब ने एक टिप्पणी की थी और अंत में कहा था कि जिस प्रकार कांडों में चार्जशीट समर्पित करते समय सारे डॉक्यूमेंटेशन जैसे केस डायरी या केस से संबंधित सारे रिकॉर्ड समर्पित किए जाते हैं चार्जशीट के साथ,
तो उसी तरह से ये करना चाहिए। 107 समर्पित करके 107 की कार्रवाई के लिए जो हम प्रतिवेदन समर्पित करते हैं, तो उससे भी संबंधित सारा डॉक्यूमेंट उसमें संलग्न होना चाहिए। माने तो जो हमारा अभिलेखित जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी हमारा अभिकथन है, अभिलेखन है, जो भी रिकॉर्ड्स हमारा किसी व्यक्ति विशेष जिस पर हमारा प्रतिवेदन जा रहा है उपलब्ध है, उसकी सत्यापित प्रति कार्यपालक दंडाधिकारी के कार्यालय में निश्चित रूप से जाना चाहिए, ताकि कल वह कारण परीक्षा दे तो उसका काउंटर आपको कोर्ट में किया जा सके। तो अभी आप लोगों ने सुना सुनेलाल सर जी को, और बहुत सारी चीज प्रक्रियाओं को हम लोगों ने जाना। 107 की प्रक्रिया क्या होती है, 107 कैसे होता है, उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन कैसे कैसे करना है। तो बहुत सारी चीज है जो हम लोग अभी तक उसमें अननोन थे, नई जानकारी थी। आज हम लोगों ने सर से मार्गदर्शन लिया, जान गया। तो आगे हम उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह से कार्रवाई करेंगे और आगे अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाएंगे। सर, इस कार्यक्रम में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सुबोध जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।